हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं ये फिजिक्स का लास्ट वीडियो। इसके पहले हम लोग 2 वीडियो देख चुके थे। इसमें आज लास्ट होगा। पूरा फिजिक्स का कवर करा दिया गया है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दर्पण से। तो दर्पण दो होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण किसके लिए उपयोगी है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने के लिए, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च इंजन में। ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब एनी टाइम पूछा जाता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण से बनने वाला देखिए शानदार सा बताएं, कभी नहीं भूलिएगा। अवतल दर्पण में पहले याद रख लीजिए कि प्रतिबिंब जो होगा हमेशा उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा उल्टा के साथ वास्तविक ही आएगा। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जी कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, तो वो फोकस बिंदु एफ और ध्रुव पी पोलर के बीच में रहेगा तब। अब देखिए कंडीशन कि कहाँ कौन दर्पण रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पे कोई भी वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, उसका प्रतिबिंब अनंत पे होगा। कोई भी वस्तु जब अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ये इधर से घटाते जाइए, इधर से यहाँ पे फोकस पे बना। जब अनंत पे वस्तु था फोकस पे बना बहुत छोटा। जब अनंत और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी हुआ और वक्रता केंद्र सी हुआ और यहाँ पे अनंत हुआ, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो तो फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वक्रता केंद्र पे हो तो ये वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, सी पे। अब वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में हो तब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा यहाँ पे। और जब फोकस पे हो तो अनंत पे बनेगा। और ये फोकस और पोलर के बीच में, ध्रुव पी के बीच में हो तो ये दर्पण से पार सीधा आभासी बनेगा। सीधा आभासी का मतलब वही साइड बन रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखें कि यहाँ अनंत पे है तो यहाँ फोकस पे। और फिर यहाँ जैसे जैसे इधर प्रतिबिंब हो रहा है, वस्तु हो रहा है, जैसे जैसे इधर प्रतिबिंब होते जा रहा है। और सिर्फ एक कंडीशन जो कि सीधा आभासी बनता है उसी हो। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा और सीधा आभासी बनता है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में उल्टा और वास्तविक, और अवतल दर्पण में उल्टा और वास्तविक, जबकि उत्तल दर्पण में सीधा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में, सोडियम प्रवर्तक लैंप में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग याद रखिएगा कि गाड़ी के हेडलाइट में था तो अवतल दर्पण, और ये साइड मिरर में जो हम लोग पीछे का दृश्य देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है एकदम एनी टाइम छोटा होता है, तो कोई भी छोटा करके सब वस्तु, बड़ा वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए, एक सघन माध्यम होना चाहिए, एक विरल माध्यम होना चाहिए। सघन माध्यम कहने का मतलब हुआ कि घना कोई भी चीज़ होना चाहिए, अब विरल मतलब ढीला। तो सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। उसमें पूछता है कि साइन आई और साइन आर। तो सघन माध्यम जो होगा ये आई, साइन आई का कोण होगा जो बड़ा छोटा होगा, और विरल माध्यम में होगा। जब विरल माध्यम में आएगा तो ये लंब से दूर हट जाएगा, तो ये इसका कोण यहाँ पे बड़ा होगा विरल माध्यम में। म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। ये स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम कहता है, याद रखिएगा। आगे है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दर में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। कोई भी दर में डूबा हुआ छड़ है वो टेढ़ी दिखाई देगा। तारे टिमटिमाती है,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले तथा बाद सूर्य दिखाई देता है। सूर्योदय से पहले और बाद जो सूर्य दिखाई देता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जल में पड़ी मछली वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई पड़ती है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण सब होता है, याद रखिएगा। आगे है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो प्रकाश का किरण जो है सघन से विरल में जाना चाहिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। आपतन कोण है जो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण मतलब आने वाला जो कोण है, ये बड़ा होना चाहिए क्रांतिक कोण से। इधर ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा क्रांतिक कोण, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूछा जाता है एग्जाम्पल इसका कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या क्या होता है, तो हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, ये सब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु का उपयोग कहाँ कहाँ ये पूछा जाता है, तो प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, और विद्युत सिग्नल को प्रकाश में बदलकर प्रेषित करने के लिए, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों में परीक्षण करने के लिए। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भाग में परीक्षण करना है तो ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु का प्रयोग करते हैं। शरीर के अंदर लेजर किरण भेजने के लिए भी प्रयोग करता है, तो ये प्रकाशीय तंतु का उपयोग हो गया, याद रखिएगा। अब लेंस देखिए, लेंस भी दो होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो सीधी सी बात, एक कंडीशन याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण में जो चीज़ होता है, जहाँ जहाँ जैसे प्रतिबिंब बना, उसी तरह से उत्तल लेंस में होता है। यानी अवतल दर्पण का उल्टा सीधे अवतल दर्पण के बराबर उत्तल दर्पण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं लेंस के बारे में। तो लेंस भी दो हुआ, उत्तल और अवतल। तो अवतल दर्पण में जो प्रक्रिया होता है वही उत्तल लेंस में होता है। उत्तल लेंस में जो है सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा, इसमें भी एक ही कंडीशन में बनेगा, F1 और यहाँ होता है O ओरिजिन। F1 और O के बीच में जब रहेगा वस्तु तभी सीधा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, बाकी में सभी में उल्टा और वास्तविक बनेगा। जब भी उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा उत्तल लेंस में और अवतल दर्पण में। तो जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रहेगा तो F2 और C2 के बीच में बनेगा। जब C1 पे रहेगा तो C2 पे बनेगा, और C1 F1 के बीच में रहेगा तो C2 और अनंत के बीच में बनेगा। जब F1 पे रहेगा तो यहाँ अनंत पे बनेगा। देखिए यहाँ F1 पे है तो अनंत पे, और जब अनंत पे वस्तु था तो यहाँ F2 पे बन रहा था। बस इधर से खसकते चलाता है, याद रखिएगा। और प्रतिबिंब जो होगा यही अवतल दर्पण के समान होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। तो हम लोग दर्पण देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता जो होता है P = 1/f, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर से भी मापते हैं लेंस की क्षमता, P = 1/f। इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। और अवतल लेंस की क्षमता जो होता है वो निगेटिव होता है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव। दो लेंस आपस में सटा देने पर क्षमता जो होता है उसका जुड़ जाता है। जब दो लेंस को आपस में चिपका देंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगा और जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए म्यू जो है लेंस के अपवर्तनांक, और म्यू डैश जो है अपवर्तनांक वाले दर्ब, उसमें दर्ब। इसमें पूछा जाता है कि जब अपवर्तनांक वाला दर्ब जो है, अपवर्तनांक वाला दर्ब वो बड़ा होगा, इसका अपवर्तनांक जो होगा, जो भी दर्ब में डुबा रहे हैं कोई भी लेंस, तो उसका अपवर्तनांक, जो जिस दर्ब में डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक जब छोटा होगा दर्ब के अपवर्तनांक से, तो कंडीशन क्या होगा कि लेंस की क्षमता घट जाएगी। जब दर्ब का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तब लेंस की क्षमता घट जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, लेंस की प्रकृति वही रहेगी, मतलब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण ही रहेगी। अब जब इसका अपवर्तनांक बराबर हो, जिस दर्ब में डुबा रहे हैं उसका और लेंस का बराबर हो, तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, क्षमता समाप्त हो जाएगा, समतल लेंस की भांति काम करेगा। यहाँ देखिए लेंस बदल गया, कोई भी लेंस डालेंगे तो समतल लेंस की भांति कार्य करेगा।
यही जब है शीशा का अपवर्तनांक जब ज़्यादा रहेगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी और लेंस की प्रकृति बदल जाती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, एक प्रिज्म से हम जब प्रकाश गुजारते हैं तो ये सीधे ना जाकर इसमें मुड़ जाता है और ये 7 भागों में बट जाता है और ये 7 कलर में बट जाता है, जिसको हम ट्रिक से याद करते हैं भैबजियोर, बैनी, पिनाला, बैगनी, जमुना, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरह से 7 रंग में बट जाता है, इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो बनता है इसके बारे में पूछा जाता है कैसे बनता है, तो प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, यानी कुछ भी दे देगा, प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, ये सब के कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार के होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। तो इसमें पूछा जाता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो है इसमें सूर्य की किरण 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है 2 बार परावर्तन होगा और अपवर्तन 1 बार होगा, तो ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। 2 बार अपवर्तन, इसमें लाल रंग बाहर होगा, एक ही याद रखिए, बैगनी अंदर होगा, लाल रंग बाहर होगा प्राथमिक में और बैगनी रंग बाहर होगा द्वितीय में, इसका उल्टा होगा सीधे। द्वितीय में जो होता है 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, द्वितीय में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, तो द्वितीय इंद्रधनुष हो गया। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला होता है। द्वितीय इंद्रधनुष जो होता है ये प्राथमिक इंद्रधनुष ज़्यादा चमकीला होता है और द्वितीय इंद्रधनुष कम चमकीला होता है। प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग पूछा जाता है, तो प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग हो गया और द्वितीय रंग हो गया पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा। इसी से देखिए हम लोग कलर बनाते हैं। इसमें एक प्रिज्म लीजिए और इसमें तीनों कोनों पर रख दीजिए, प्राथमिक लाल, हरा और नीला, ये तीनों हो गया लाल, हरा, नीला। अब बीच में रख दीजिए द्वितीय रंग पीला, पिकॉक, नीला और मैजेंटा, पीला, पिकॉक, नीला, मैजेंटा बीच में हो गया। ये आपस में क्रॉसिंग कर देंगे तो जो भी बीच में मिला वो सफ़ेद बनेगा, मतलब जैसे देखिए इधर लाल है और इधर पिकॉक नीला, ये दोनों मिला के सफ़ेद हो जाएगा। ये पीला है, नीला है, दोनों मिला के सफ़ेद हो जाएगा। हरा है, मैजेंटा है, ये दोनों मिला के सफ़ेद हो जाएगा। मतलब इस तरह से क्रॉसिंग में कुछ भी मिलेगा तो सफ़ेद हो जाएगा। और नीला और हरा मिला के ये बीच वाला पिकॉक नीला, लाल और हरा मिला के बीच वाला पीला, इस तरह से बनता है। रंगीन टीमी में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है, वही लाल, हरा, नीला। कोई वस्तु जब सभी रंगों को परिवर्तित कर दे तो वह सफ़ेद दिखता है। जब कोई भी वस्तु है वो सभी रंग, मतलब 7 रंग होता है, वो सभी को परिवर्तित कर देगा तो वो सफ़ेद दिखेगा और सभी को अवशोषित कर लेगा, मतलब कोई भी कलर को परिवर्तित नहीं किया तो वो काला दिखेगा। वस्तु जो रंग परिवर्तित करता है वही रंग दिखता है, मतलब जो भी परिवर्तित कर रहा है, लाल परिवर्तित कर रहा है तो लाल दिखेगा, हरा परिवर्तित कर रहा है तो हरा दिखेगा। आइए देखते हैं मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होना चाहिए कोई भी देखने के लिए। मानव नेत्र में जो दोष होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। तो निकट है तो मतलब नज़दीक की वस्तु को देख लेगा परंतु दूर की वस्तु को नहीं देखेगा, निकट में दूर की वस्तु को नहीं देखता है। निकट दृष्टि दोष जब होता है तो उसमें क्या क्या हो जाता है ये पूछा जाता है। तो लेंस की गोलाई इसमें बढ़ जाता है, लेंस की गोलाई बढ़ जाता है निकट वाला में, फोकस दूरी घट जाता है। गोलाई जब बढ़ गया तो इसका फोकस दूरी कम हो जाता है, मतलब कि गोलाई ये ऐसे हो जाता है, था ऐसे तो फोकस दूरी ज़्यादा रहता, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा गोल हो गया तो फोकस दूरी घट जाता है। क्षमता बढ़ जाता है, निकट दृष्टि दोष निकट की देख रहा है दूर की नहीं दे रहा है तो इसमें क्षमता बढ़ जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है, मतलब पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, इस पर रेटिना से आगे ही बन जाता है निकट दृष्टि दोष में, याद रखिएगा। निवारण के लिए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु तो देख लेगा पर निकट का नहीं देख पाएगा। दूर दृष्टि दोष में दूर का ही देखेगा और निकट का नहीं देखेगा। इसका कारण क्या है, तो लेंस की गोलाई जो है वो कम हो जाता है। उसमें था गोलाई बढ़ गया था, इसमें गोलाई कम हो गया है, मतलब ये और बड़ा हो गया तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा और क्षमता घट जाता है। दूर दृष्टि में दोष में क्षमता घट जाता है, रेटिना से पीछे बनता है प्रतिबिंब। ये
जब आई है तो इससे पीछे बन जाता है प्रतिबिंब, रेटिना पे नहीं बनता है। निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। एक और दोष होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये वृद्धावस्था में होता है। जब बूढ़ा हो जाता है तो वृद्धावस्था में इसमें ना तो दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, ये जरा दृष्टि दोष हो गया। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस या बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोक्सी या बाईफोकल लेंस। आगे है दृष्टि वैषम या अबिंदुकता। दृष्टि वैषम या अबिंदुकता क्या होता है, तो इसमें क्षैतिज दिशा में तो ठीक ठीक देख लेता है पर ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता है। इसके निवारण के लिए भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता क्षैतिज दृष्टिकारण का मतलब ये सीधा सीधा ऐसे देख रहा है, लेकिन अब इसको ऊपर देखना है या नीचे देखना है तो नहीं देख पाएगा, तो उसे आप बिंदुकता कहते हैं। इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। रेटिना की शंकु क्या होता है, तो शंकु जो है रंग को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है, शंकु। और छड़ जो है ये रेटिना में छड़ होता है, एक शंकु होता है। तो छड़ जो है ये प्रकाश को पहचानता है कि लाल है कि हरा है। आँख का रंग जो निर्भर करता है वो आइरिस पे निर्भर करता है। आँख का रंग कि आँख भूरा है, लाल है, काला है, मतलब तो वो आइरिस पे निर्भर करता है। आगे देखते हैं स्थिर वैद्युत के बारे में। स्थिर वैद्युत इसमें दो अवयव होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसकी अवधारणा जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, याद रखिएगा। ये स्थिर वैद्युत आवेश जो है पॉजिटिव निगेटिव का नाम जो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो इसमें जो विद्युत होता है वो चालक जो होता है, जिन पदार्थों से विद्युत आवेश प्रवाहित हो उसे चालक कहते हैं, और जिससे प्रवाहित ना हो उसे अचालक बोलेंगे। तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम ये सब चालक हो गया, इससे हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, करंट को। तड़ित चालक का आविष्कार पूछा जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज किया। विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछा जाता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, यह अदिश राशि है। विद्युत विभव जो है अदिश राशि है, इससे एसआई मात्रक वोल्ट होता है, याद रखिएगा। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, यह भी अदिश राशि है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। आइए देखते हैं विद्युत सेल के बारे में। तो सेल दो होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, एक द्वितीयक सेल होता है। तो प्राथमिक सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सिर्फ एक बार ही उपयोग का होता है। इसमें प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और ये प्राथमिक सेल जो है ये एक ही बार उपयोग होता है। प्राथमिक सेल में आता है वोल्टीय सेल, लेक्लांसो सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। जैसे बैटरी उटरी जो है ना, ये प्राथमिक सेल है, एक बार वो ख़त्म हो गया तो चार्ज नहीं होता, तो ये प्राथमिक सेल हो गया। और द्वितीयक सेल जो हो गया इसे चार्ज करके बार बार उपयोग किया जाता है, वो द्वितीयक सेल होता है। पानी वाला जो हो गया बैटरी की, ये घर में यूज करते हैं चार्ज करके, तो ये द्वितीयक सेल हो गया। आइए देखते हैं इसमें हम जो देखें प्राथमिक सेल में वोल्टीय सेल के बारे में। तो वोल्टीय सेल का आविष्कार वोल्टा ने 1799 में किया। वोल्टीय सेल लेक्लांसो सेल यूएसए में, जहाँ लेक्लांसो सेल का यूज एक रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता जहाँ पड़ती है वहाँ करते हैं। जैसे घंटी, कोई भी ये रिंग बजता है तो रुक रुक कर बजता है, तो वहाँ पे लेक्लांसो सेल का उपयोग किया जाता है जहाँ धारा रुक रुक कर जाए। टेलीफोन और विद्युत घंटी में ये लेक्लांसो सेल का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वोल्टीय सेल, तो वोल्टीय सेल इसमें पूछा जाता है एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। तो वोल्टीय सेल का एनोड जो है वो तांबा का बना होता है और कैथोड जस्ता का बना होता है। यहाँ कोई भी सेल आ जाए देखिए, यानी कैथोड जो रहेगा जस्ता का बना रहेगा, कैथोड निगेटिव होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। वोल्टीय सेल हो, डेनियल सेल हो, लेक्लांसो सेल हो, शुष्क सेल हो या बाइक्रोमेट हो, ये सब कैथोड जस्ता का बना रहेगा। अब वोल्टीय सेल और डेनियल सेल एनोड जो है तांबा का बना हुआ रहेगा, और लेक्लांसो शुष्क और बाइक्रोमेट ये कार्बन का बना रहेगा। इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का मात्रक पूछता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है या एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एम्पियर अदिश राशि है। विद्युत धारा
1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब होता है 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे में प्रवाहित हो, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाएगा। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो 10⁻6 ओम होता है, मानव शरीर का विद्युत प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार V प्रोपोर्शनल I, यानी V इक्वल टू आई आर होता है ये विद्युत धारा का फॉर्मूला। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, वोल्ट इक्वल टू आई आर, आर प्रतिरोध हो गया, आई करेंट हो गया। चालकता, चालकता G कैपिटल G इक्वल टू 1/r, इसका मात्रक, चालकता का मात्रक पूछता है तो पर ओम या महो या सीमेन होता है। चालकता का एसआई मात्रक होता है पर ओम, महो या सीमेन। विशिष्ट प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल L/A, R इक्वल टू रो L/A। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक होता है जो पर ओम पर मीटर होता है, विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, ओम मीटर। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। समांतर कर में जब प्रतिरोध को लगाएंगे और श्रेणी कर में लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब कोई भी प्रतिरोध समांतर कर में लगा होगा इस तरह से, तो उसको पलट के हम जोड़ देंगे। तो समांतर कर में जब प्रतिरोध रहेगा तो इसको पलट कर जोड़ देंगे, 1/R1, 1/R2, 1/R3, मतलब आगे जहाँ तक रहेगा। और श्रेणी कर में जब रहेगा तो R1 + R2 + R3 इस तरह से जोड़ देंगे। आगे देखते हैं फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा फ्लोरोसेंट लैंप में जो है उसका चौक का प्रयोग जो किया जाता है वो प्रतिरोध कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। याद रखिएगा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। एक होता है आमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। तो आमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए इसे श्रेणी कर में लगाते हैं। आमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको लगाते किस कर में है, श्रेणी कर में। आमीटर को याद रखिएगा। अब वोल्ट मीटर को किस कर में लगाते हैं, तो ये समानांतर कर में लगाता है, इसको भी याद रखिएगा। वोल्ट मीटर ये विभवांतर मापता है और समांतर कर में लगाते हैं। आमीटर श्रेणी कर में लगाते हैं। डिफरेंट करके याद कीजिएगा, जल्दी याद रहेगा, अच्छा याद रहेगा। तो वोल्ट मीटर हो गया। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, याद रखिएगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। विद्युत फ्यूज, तो विद्युत फ्यूज में पूछा जाता है क्या क्या होता है, तो शीशा और टीन होता है। शीशा और टीन विद्युत फ्यूज में होता है। अब विद्युत फ्यूज जो लगता है वो श्रेणी कर में एनी टाइम लगता है, श्रेणी कर में, याद रखिएगा विद्युत फ्यूज। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर 10⁻⁻6 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये धारा मापता है लेकिन बहुत कम धारा को मापने के लिए होता है। आमीटर भी धारा को मापता है लेकिन वो अधिक धारा को मापता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो एसी को निम्न वोल्टेज या उच्च वोल्टेज करने के लिए यह नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो होता है नर्म लोहा का बना होता है, ये वोल्टेज को अप डाउन करता है ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर क्या होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। कोई एसी है उसको डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का उपयोग करेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने किया था पूछा जाता है, तो अर्स्टेट ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किया था। आइए देखते हैं चुंबकत्व के बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक जो है लोहे के ऑक्साइड, प्राकृतिक चुंबक में लोहे की ऑक्साइड का बना होता है। इसका निश्चित आकार नहीं होता। प्राकृतिक चुंबक जो होता है इसका आकार निश्चित नहीं होता है और ये होता है लोहे की ऑक्साइड का बना होता है, Fe3O4। चुंबकत्व ध्रुव पे अधिक और मध्य में नहीं होता है, मतलब चुंबकत्व जो होगा ये ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। ये जैसे है तो यहाँ ध्रुव पे चुंबक ज़्यादा रहेगा और मध्य में चुंबक नहीं होता है, ध्रुव पे सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। चुंबक का ध्रुव जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक का ध्रुव होता है। चुंबक जब समान ध्रुव में रहेगा तो इसका प्रतिकर्षण होगा और जब समान ध्रुव में रहेगा तो प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में रहेगा तो आकर्षण होगा। जब अलग अलग ध्रुव रहेगा मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तरफ रहेगा तो आकर्षण होगा और चुंबक का ध्रुव जब पॉजिटिव रहेगा तो इसका विकर्षण होगा।
मतलब एक दूसरे तरफ ठेल देगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये कौन सा राशि है, तो ये सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा, तीव्रता इसका मात्रक जो होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर ये सब मात्रक होता है। ये सदिश राशि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय बल, चुंबकीय बल रेखा का गुना, एक मिनट, चुंबकीय बल के बारे में हम लोग देखते हैं। चुंबकीय बल रेखा का गुणांक मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब चुंबक जो है चुंबक बल रेखा जो है सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलेगा। जैसे ये चुंबक है तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलेगा चुंबक, और ये वक्र मार्ग बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव तरफ जाएगा। और कहता है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। जैसे ये जो है बल रेखा ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये सब फर्क रहेगा, ये नहीं कि इसके ऊपर काटेगा। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होगा वहाँ बल रेखा पास होगा। जैसे यहाँ पे ये सटा हुआ है तो यहाँ पे बल रेखा पास होगा, यहाँ चुंबकीय तीव्रता बहुत काफ़ी होगा, इसीलिए ध्रुव पे कम होता है। तो ये हो गया। आगे देखते हैं हम लोग चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लव चुंबकीय पदार्थ। तो लव चुंबकीय पदार्थ आप लोग जानते होंगे, प्रबल रूप से चुंबक हो इसमें, जैसे लोहा में जिसमें चुंबक हो जाए, लोहा, निकेल, कॉपर, इस्पात, ये सब लव चुंबकीय पदार्थ हो गया। लेकिन कन्फ्यूजन ये हो जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ में थोड़ी सा चुंबक हो, मतलब हल्का सा चुंबकत्व हो, उसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, या इंग्लिश में पूछा जाता है पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय हो गया, इसमें प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब प्रतिचुंबकीय जो विपरीत दिशा में चुंबकत्व हो, इसमें चुंबकीय पदार्थ ना हो, जैसे जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया। ये सब याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आगे है क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप क्या होता है? क्यूरी ताप जो है वह ताप जिस पर पदार्थ अनुचुंबकीय हो उसको बोलेंगे क्यूरी ताप। लोहा एंड निकेल का क्यूरी ताप जो है वो 770 लोहा का और निकेल का 358 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यूरी ताप उस ताप को बोलेंगे जिस पर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, उसको क्यूरी ताप बोलते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ अभी देखें, एक होता है अस्थायी चुंबक या एक अस्थायी चुंबक। अस्थायी मतलब वो फिक्स है तो उसमें इस्पात रहेगा। अस्थायी चुंबक जो होता है इस्पात का बना होता है, और अस्थायी चुंबक नरम लोहा का बना होता है, अस्थायी चुंबक। आगे देखते हैं पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री का होता है और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पूछा जाता है पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री ध्रुव पर और विषुवत रेखा पे 0 डिग्री। आगे देखते हैं परमाणु के भौतिक के बारे में। तो परमाणु की भौतिकी के बारे में देखते हैं। तो परमाणु जो है रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, बट स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। परमाणु जो है रासायनिक क्रिया में तो भाग लेगा, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। और वही अणु के बारे में पूछेगा तो ये स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उल्टा जैसे इसके होता है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। परमाणु के कण के बारे में देखते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के त्रिज्या के बारे में पूछेगा तो 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की त्रिज्या होता है। इसमें देखिए पूछ लिया जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब के द्रव्यमान के बारे में, आवेश के बारे में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, ये 1.672 और 1.675 और 10⁻⁻27 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.108 इंटू 10⁻31 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वही आवेश पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ सेम था, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है, सिर्फ प्लस माइनस होता है। 1.6 इंटू 10⁻19
कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन और न्यूट्रॉन का चैडविक होता है, खोज किया। और न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0, याद रखिएगा। बहुत सारा और कण है। पॉजिट्रॉन का खोज पूछा जाता है, एंडरसन ने किया, इलेक्ट्रॉन का ही कण है। न्यूट्रॉन का खोज पाउली ने किया, पाई मेसॉन का खोज युकावा ने। फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया, प्रकाश की वेग के बराबर फोटोन का कण चलता है, प्रकाश के वेग की बराबर, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कैथोड किरण। कैथोड किरण इसे केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है। कैथोड किरण को सिर्फ और सिर्फ गैस का ही प्रयोग करके किया जाता है। इसका कैथोड किरण के बारे में पूछा जाता है तो कैथोड किरणें जो होता है ये अदृश्य होता है, दिखेगा नहीं, ये सीधी रेखा में गमन करती है कैथोड किरणें। इसके बारे में याद रखिए, यह ऋणात्मक होती है कैथोड किरणें, सीधी रेखा में गमन करती है, गैस से पैदा किया जाता है। इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है कैथोड किरणें। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है कैथोड किरणें। इसकी वेधन क्षमता कम होती है, कैथोड किरणें की वेधन क्षमता कम होती है। यह पतली धातु चादर में भी पार कर जाता है। वेधन क्षमता जो होता है इसका कम होता है, पतली धातु चादर से पार कर जाती है। जब उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातु जैसे टंगस्टन पर हो तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग जब टंगस्टन पर किया जाता है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है कैथोड किरणें। यहाँ पे देखते हैं अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछा जाता है। अल्फा बीटा गामा के बारे में प्राकृतिक रचना दरमान ये सब। तो अल्फा की प्राकृतिक ये उत्पत्ति जो है ना, तीनों को अल्फा बीटा गामा तीनों का नाभिक से होता है। लेकिन अल्फा की प्राकृतिक पॉजिटिव होती है, अल्फा की प्राकृतिक पॉजिटिव, बीटा की निगेटिव और गामा की उदासीन होती है। अल्फा पॉजिटिव, बीटा निगेटिव, गामा उदासीन। अल्फा की जैसे रचना जो हुआ है हीलियम से हुआ है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन से बीटा और फोटोन से गामा हुआ। दरमान पूछता है तो अल्फा का दरमान 6.6 × 10⁻27 kg, और बीटा का दरमान 9.1 × 10⁻31 kg, और गामा का दरमान 0। अब ये हो गया +2e अल्फा का, और बीटा का -1.6 × 10⁻19 कूलम, और गामा का 0। अब ये हो गया। फोटोग्राफिक प्लेट पर कौन कौन प्रभावित करेगा तो अल्फा बीटा, और विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर अल्फा और बीटा, गामा नहीं करेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं वेधन, किसका वेधन क्षमता अधिक होगा किसका कम होगा। तो वेधन क्षमता जो होगा अधिक वो गामा किरणें की अधिक होगा वेधन क्षमता। आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता अल्फा का होता है, वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का होता है। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है, गामा का। वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का, और आयनन क्षमता पूछेगा तो अल्फा का सबसे ज़्यादा होता है। एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक अल्फा किरणें निकालने से क्या परिवर्तन होगा। तो एक अल्फा किरण निकाल लेंगे तो ये परमाणु संख्या में 2 का कमी, परमाणु संख्या 8 था तो यहाँ 2 की कमी, और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाता है, यहाँ 16 था तो 12 हो जाएगा। अल्फा किरण निकालने से परमाणु संख्या में 1 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। अब बीटा किरण निकालने से परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। परमाणु संख्या में 1 की बढ़ोतरी होगा सिर्फ बीटा किरण निकालने से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ पॉइंट है। रेडियो सक्रिय की माप किसने किया था, किससे किया जाता है तो जीएम काउंटर से रेडियो सक्रियता की माप किया जाता है। अर्ध जीवन काल क्या होता है तो अर्ध जीवन काल C14 से मापते हैं। कोई भी वस्तु का कितना जीवन काल है वो अर्ध जीवन काल होता है। अब्रकोष्ठ, रेडियो एक्टिव कण पता लगाने में अब्रकोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव कण पता लगाने में इसका खोज CRT विल्सन ने किया था अब्रकोष्ठ का। जीवाश्म उम्र ज्ञात करने के लिए C14 का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म उम्र ज्ञात करने के लिए कोई भी वस्तु, कोई भी मतलब जीव मर गया है उसका उम्र ज्ञात करने के लिए C14 का प्रयोग करता है, कार्बन 14 का। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये आइंस्टीन ने दिया था, E = mc², याद रखिएगा। जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक 1921 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त किए थे 1921 में, ये आइंस्टीन ने। ये जर्मनी में जन्मे हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है, 1921 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। सूर्य से पृथ्वी प्रति सेकेंड 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त कर रहा है।
इस प्रकार लगातार 1000 करोड़ वर्ष सूर्य जो है ऊर्जा इसी तरह से देते रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 1000 करोड़ वर्ष सूर्य 4 × 10⁶ जूल के हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं, एक पेज और है, नाभिकीय विखंडन और संलयन। तो सबसे पहले स्ट्रासमैन और हॉर्न ने नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था। यूरेनियम 235 नाभिकीय विखंडन के बारे में बताया था स्ट्रासमैन और हॉर्न। याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन के बारे में, नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में। इसमें दो तरह का होता है, एक अनियंत्रित और एक नियंत्रित। तो अनियंत्रित श्रृंखला के बारे में देखते हैं। नाभिक के विखंडन की दर जो होता है अनियंत्रित श्रृंखला में, ये गुणज के हिसाब से चलता है। 1 के 3 हो गया, 3 का 9 हो गया, 9 का 27 हो गया, गुणज के हिसाब से चलता है अनियंत्रित श्रृंखला में। मतलब इसमें नियंत्रण नहीं किया जा सकता, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है आगे जाके। परमाणु बम में जो है यही अभिक्रिया होता है, अनियंत्रित श्रृंखला वाला अभिक्रिया होता है परमाणु बम में, इसीलिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है परमाणु बम। परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। इसमें यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ये परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। विखंडन प्रयोग जो है इसका, परमाणु बम का प्रयोग जो हुआ यूएसए के द्वारा जापान के विरुद्ध हुआ था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, एक 6 अगस्त एक 9 अगस्त, 6 अगस्त वाला हिरोशिमा पे और 9 अगस्त वाला नागासाकी पे हुआ था। ये सब याद रखिएगा, पॉइंट है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है जो परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर में काम करता है। ये नाभिकीय रिएक्टर इसी सिद्धांत पे काम करता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पे। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन का छड़ का प्रयोग करते हैं हम लोग। नाभिकीय संलयन, तो नाभिकीय संलयन जो है सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया? तो विकास हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने और परमाणु बम का ओपेनहीमर ने। हाइड्रोजन बम का टेलर ने 1952 में। ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। यानी हाइड्रोजन बम और ज़्यादा खतरनाक है, 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। चलिए तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। फिजिक्स लगभग पूरा समाप्त हो गया।